Assalamualaikum everyone. Good morning and welcome back to another exciting episode of आपका favorite show, The Inside Scoop. The only show पूरे पाकिस्तान में जहां हमारी कोशिश होती है कि हम आपको educational content provide करें, आपको inform करें economic changes, business developments और वो gap bridge करें जो financial दुनिया और आपके बीच में है. हमारा एक aim है to raise awareness. हम एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को और हम एक फाइनेंशियली सिक्योर और इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन बनाना चाहते हैं जो कि ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाए लेकिन ऑल्सो पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बना पाए फिर से. सो लेट्स डू अ क्विक स्टॉक मार्केट रिकैप. कल क्या हुआ मार्केट में, राइट? सो KSE इंडेक्स क्लोज 718 पॉइंट्स नेगेटिव. कल भी मैंने इस बारे में बात की थी. सो एसेंशियली अगेन हम रेंज बाउंड चल रहे हैं. मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल नियर कर रहा है. यहाँ से हम सेलिंग प्रेशर फेस कर सकते हैं और यही हुआ कि मार्केट कुडंट सस्टेन, स्टार्ट कमिंग डाउन. जो ग्रीन लाइंस हैं वो सिंबलाइज करती हैं सपोर्ट लेवल जहां आप विटनेस कर सकते हैं बाइंग. लेट्स होप के आवर मार्केट डजंट फॉल फर्दर, व्हिच आई डाउट इट विल. लेकिन टुडे द मार्केट इज़ अबाउट 600 पॉइंट्स प्लस. तो ये रेंज चलती रहेगी. इज़ नथिंग टू वरी अबाउट क्योंकि ओवरऑल हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है. अभी फेडरल बजट का इंतज़ार है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन. आई थिंक जब तक फेडरल बजट नहीं आएगा हम कोई लार्ज आउटब्रेक्स या लार्ज ब्रेकडाउन्स इंडेक्स में नहीं देखेंगे बिकॉज नो वन रियली नोज़ कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बिफोर वी एंटर द IMF प्रोग्राम जो स्पेकुलेशन चल रही थी रिगार्डिंग द बजट वाज वेरी डिफरेंट. और नाउ दैट वी आर इन IMF प्रोग्राम स्पेशली बिकॉज ओवर द वीकेंड कुछ पॉइंट्स आए हैं इन IMF's रिव्यू जो उन्होंने रिलीज़ किया जिसकी वजह से पाकिस्तान माइट नीड टू रिकन्सिडर अ फ्यू थिंग्स स्पेशली रिगार्डिंग टैक्सेशन अलग सेक्टर्स की. सो इन अदर न्यूज़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन ट्यूसडे उन्हें प्रमोट किया गया टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल. ये आपका सबसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है. इनको प्रमोट किया गया है फॉर हिज एक्सेप्शनल लीडरशिप ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगेंस्ट इंडिया. इस ओकेजन पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने डेडिकेट किया ये ऑनर टू द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस एंड द मिलिट्री मार्टर्स. हाउएवर ये चीज़ नोट की जानी चाहिए कि ये एक डेजिग्नेशन है, कोई एडिशनल फाइनेंशियल या ऑपरेशनल बेनिफिट्स नहीं है और ना कोई एडिशनल कंट्रोल या अथॉरिटी है. इट्स जस्ट अ थिंग ऑफ ऑनर दैट इज़ गिवन टू हिम फॉर how he executed everything. इसके साथ पाकिस्तान has posted a GDP growth of 2.4% in the third quarter of January to March, according to estimates by Pakistan Bureau of Statistics. पाकिस्तान का एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है कि हमारा GDP हमेशा लो होता है than the population growth. तो आज के शो में we're going to have someone who's going to speak to us about, of course, our speculations on the federal budget, on where we think the market is going. Someone who has been on our show multiple times, also a very dear friend of mine in the world of finance. तो हमारे साथ रहेगा. Grab your coffee, grab your chai, grab your breakfast, your omelets, your pancakes, whatever you want to have. Get comfortable. It's going to be a very nice, very light conversation. And the best thing about him is कि वो भी मेरी तरह पूरी कोशिश करते हैं कि वो आसान लफ्ज़ों में आवाम को बताएं और everything that we're talking about. Stay with us. एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I'm Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. ब्रेक पे जाने से पहले I told you guys that someone who is not only a very prominent player हमारी capital markets में, especially on the equities side, लेकिन also someone who is a very dear friend of mine, someone जिसके साथ मैं मतलब हर कोई भी movement हो रही होती है तो we do discuss it. One of the people I would say in my small finance group जो मेरा है. So I would like to welcome Mr. Farhan Rizvi, who is the country head of sales at one of the biggest brokerages in Pakistan. Thank you for being with us, Farhan. Thank you for inviting me. So kind of you for always accepting our invitation, making out the time, especially क्योंकि I know how busy you are काम पे. काम यही है, काम तो basically यही है जो हम कर रहे हैं. Of course. So अभी recently with everything that was happening, हमारे cross border tensions चल रहे थे. मुझे पता है आप लोगों की साइड पे क्या हुआ, because हमारी साइड पे on the fund side तो there was panic. राइट हमारी साइड पे माशाल्लाह से कंसिस्टेंटली बाय हाई सेल लो चल रहा होता है, हालांकि उल्टा होना चाहिए. आप लोगों ने क्या मैनेज कर पाए अपने इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने में कि नहीं ये निकलने का वक्त नहीं है, ये घुसने का वक्त है, ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या लोग अपनी रिडेम्पशंस लेके निकल गए? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ नॉर्मली जो पैनिक सिचुएशंस आती हैं वो उन पोजीशंस को लेके आती हैं जो लीवरेज पोजीशंस होती हैं ना. ओके. सो
मार्केट में ज़ाहिरन ये चेंज ऑफ हैंड के लिए इस तरह के प्लेयर्स होना जो शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं, जो ट्रेडिंग करने आते हैं, इस तरह के मार्केट में ये प्लेयर्स होना ज़रूरी है हर किस्म की मूव लेने के लिए, ताकि मार्केट में आपको हर वक्त एक किस्म की लिक्विडिटी मिलती रहे। अगर हर कोई हर वक्त तेज़ी में होगा तो डेफिनेटली आप यू सी मार्केट मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, एक ही साइड का ट्रेंड हो जाएगा। तो लीवरेज पोजीशंस वालों के लिए ज़ाहिरन प्रॉब्लम होती है जब वो हाई लीवरेज अपनी पोजीशंस लेके बैठे होते हैं, मार्केट क्रैश होना शुरू होती है तो ज़ाहिरन उनके अंदर एक पैनिक होता है, या पैनिक क्रिएटेड इस तरह से होता है कि हम बोलते हैं कि यार आप मार्जिन कॉल आपकी वो हो गई है तो थोड़ा सा आप सेटल कर लें इसको। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए जो मैं अब तक देखता हुआ आया हूँ पिछले 10-12 सालों की हिस्ट्री में, जब भी इस तरह की पैनिक सिचुएशन होती है, दे ट्रीट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चीज़ें तो सेटल हो जाती हैं उसके बाद। आप देखें कि इतना पैनिक सिचुएशन थी, हम ख़त्म होने की बातें कर रहे थे, 3 दिन में सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन बातें तो हमेशा यही होती हैं। व्हाट आई कीप ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू पीपल इसके, देखें आपके मुल्कों के बीच में जितनी भी राइवलरी हो जाए और एक मुल्क कितना ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो और किसी एडवांटेजेस पोजीशन में क्यों ना हो, जब आप एक बॉर्डर शेयर करते हैं ना तो ये वायबल नहीं होता। ये आपकी आवाम के लिए इतना सीरियस कंसर्न बन जाता है फॉर देयर सेफ्टी कि चाहे आपका नेबर कितना भी आपकी नज़र से वीक क्यों ना लग रहा हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, स्पेशली जब आप लोगों के रिवर्स एक साथ में चल रहे हो। मतलब कि द फनीएस्ट थिंग वाज कि मुझे सुनने में आया कि जी डिफेंस से पानी बंद हो गया क्योंकि वो इंडस रिवर ट्रीटी ब्रीच हो गई है। और मुझे ये चीज़ इतनी फ़नी लगी बिकॉज एक चीज़ तो, इफ़ एनीवन हैज़ जस्ट गूगल्ड द इंडस रिवर राइट, उसका साइज़ देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि 10 साल से कम में आप डैम नहीं बना सकते। चलिए माना कि आपने डैम बना भी लिया और कोई स्ट्राइक नहीं की गई, उसको नहीं तोड़ा गया, आपका मुल्क फ्लड हो जाएगा। सही, यू विल फ्लड योर ओन कंट्री बिकॉज ये एक नेचुरल कुदरत की तरफ से मूवमेंट्स होती हैं पानी की, एंड वाटर इज़ अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। वो पूरे पूरे शहर तबाह करने की ताकत रखता है पानी, राइट? तो दिस इज़ वेरी दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी आवाम को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि दे एंड अप जस्ट गिविंग इन टू द पैनिक। और एंड आई वुड डेफिनेटली ब्लेम आवर न्यूज़ चैनल्स एंड आवर एंकर्स अदर देन मी बिकॉज आई एम लवली कि ये लोग इतना पैनिक क्रिएट करते हैं ना TRPs के चक्कर में कि जी ये हो गया और ये हो जाएगा, और उनको जेन्युइनली खुद नहीं पता होता क्योंकि वो खुद पढ़े लिख के नहीं आए हुए होते, वो खुद हाइप पे चल रहे होते हैं। असल में पब्लिक परसेप्शन जो है ना, जो क्रिएट करना है और मासेस को, वो हमारे उर्दू में एक मुहावरा है ना, भेड़ चाल जिसे कहते हैं। सो लोगों को एक भेड़ चाल के तौर पे चलाया जाता है और उनको एक ऐसा शख्स लीड कर रहा होता है जो परसेप्शन क्रिएट करता है, यार आपको इसी ट्रेंड पे चलना है। सो सेम गोज ऑन द ब्रॉडर साइड। आप मार्केट इन्वेस्टर्स को देखती हैं कि वो आते हैं फॉर नो रीज़न, दे स्टार्टेड डूइंग रिडम्पशंस कि यार हमें तो मार्केट से निकलना है या हमारा फंड चेंज कर दें, लो रिस्क प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उसी वक्त होती है जब आपको एक तो आपका गोल क्लियर नहीं होता, यानी मेरा पर्सपेक्टिव है क्या, मैं आया किस लिए था यहाँ पे, या आज ये अपॉर्चुनिटी है जो कल मैं सोच रहा था कि मुझे मिसाल के तौर पे PPL, OGDC या PSO का शेयर 100 रुपये नीचे होता, काश में ले लेता। सो यू विल बी सीइंग कि यार वो 100 रुपये नीचे एक्चुअली मिल रहा था आपको, एंड यू वर इन अ पैनिक। सो फ्री राइड तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको कोई कहेगा सर मैं आपको आज 100 रुपये नीचे कोई स्टॉक दे देता हूँ, आप पार्टी करें। ऐसी ही सिचुएशंस आती हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी, मुल्क तो वहीं का वहीं रहना था, हम ऑल आउट वॉर पे नहीं जाते। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें थी, बैलेंस ऑफ पावर भी कोई चीज़ होती है। सो हमने वो बताया कि यार ठीक है, डीप स्टेट इंटरेस्ट्स भी कुछ होते हैं। सो अपेरेंटली लगता यही था कि चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। मुल्क पहली दफ़ा हम शायद इतने अरसे बाद, बल्कि इनफैक्ट आई वुड से कि 4-5 डिकेड्स के बाद आप अपना करंट अकाउंट का बैलेंस जो है पॉजिटिव देखने जा रहे हो। चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जो इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ टैक्सेस हैं या ब्रॉडर जो हम डिसीजंस ले रहे हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। आप देख रहे हैं रेमिटेंसेस अरब रुपए से बढ़ गई, तो हमने इंपोर्ट 4 से 5 अरब रुपए जैसी और बढ़ा ली है, यानी बिलियन रुपए का इंक्रीज़ किया, बट हमारी रेमिटेंसेस भी इंक्रीज़ हो गई हैं। सो बेसिक पॉलिसी शिफ्ट अगर हम कर लें आज और थोड़ा बेहतर, यानी अगर हम देखें कि जो हमारी रेमिटेंसेस का नंबर है UAE से ट्रिम डाउन होके वो शिफ्टिंग टूवर्ड्स सऊदी अरेबिया बिकॉज दे आर एक्सपैंडिंग, वो नियॉन सिटी और दूसरी चीज़ें चल रही हैं। सो अगर हम आज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कशंस कर लें और यही लेबर जो पहले UAE जाया करती थी
उनसे भी डिस्कशन करें कि हमारे वीज़े लगना बंद हो गए हैं चीज़ों में, तो ये आपका रेमिटेंस का नंबर शायद इम्प्रूव हो जाएगा। और या आपकी बाकी पॉलिसीज़ जो आ रही हैं, टैक्स इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, सर्कुलेटरी रेजोल्यूशन आ रही है, 2 इसमें टाइम लग रहा है, बहुत अरसा हो गया हम बात कर रहे हैं इस पर, मगर पॉलिसीज़ आर ऑन द राइट डायरेक्शन। शायद हमारी मार्केट को भी एक ही चीज़ समझ में आती है, वो ये कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। क्या हम सिर्फ 3 महीने के लिए पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, या वी आर थिंकिंग फॉर लॉन्ग। सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। सो ये अभी विद द IMF रिव्यू जो आया था, यू गाइज ऑल्सो रिलीज्ड अ कंडेंस्ड वर्जन ऑफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसमें से वन मेन थिंग जिसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी थी वॉज के IMF ने सजेस्ट किया कि आप लोग इम्पोर्ट टैरिफ्स अपने कम करें, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे जितने एक्सपोर्टर्स हैं, हमारी जितनी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में, आप फार्मा को ले लें, आप ऑटोज़ को ले लें, वो इम्पोर्ट करके फिर आगे कंज्यूमर को देते हैं। तो आई अंडरस्टैंड दैट कि आप कंपेरेटिव प्राइसिंग करवाना चाह रहे हैं ताकि आपके इम्पोर्ट से कंपेरेटिव प्राइस पे आएँ। शायद आपका साजगार, आपका गैल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे अपनी गाड़ियाँ, राइट। एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई उसके दे सजेस्टेड कि आप 5 साल पुरानी गाड़ियाँ इम्पोर्ट खोल दें। How is this going to benefit our economy in any way? Okay, so if we technically talk about the auto industry right now, तो हम localize तो कुछ भी नहीं करते। Yes. हम सब import करते हैं, yes. या assemble करते हैं। Yes. So technically आपके import bill पे तो impact उतना ही है। Yeah. तो this would discourage the local industry जो हम करने जा रहे हैं steps, जो उन्होंने एक्सपेंशंस किए हैं, जो उन्होंने केपेक्स किया है, डेफिनेटली वो दे विल हर्ट। हाँ, इट विल हिट द ऑटो। अल्टीमेटली हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे काम करना चाहिए। वी आर अ कंट्री ऑफ 250 और 300 मिलियन पॉपुलेशन, सो हमारी एक नेचुरल डिमांड है, हमें लोकलाइज्ड चीज़ों पे जाना चाहिए। आज जो भी आप गाड़ी चला रही हैं, इट्स 100% इम्पोर्टेड। आई थिंक बहुत छोटा सेगमेंट है शायद जो है वो आपका इम्पोर्टेड नहीं है, लोकल बनता है, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेड। सो व्हाट आई बिलीव इज़ के हमारी पॉलिसी मेकर्स को अगर IMF इस तरफ लेके जा रहा है कि हम 5 साल गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, या इंपोर्ट ड्यूटी को ट्रिम डाउन करते करते 2030 तक ऑलमोस्ट 0 पे ले जाएं, या मार्केट कॉम्पिटिटिव ले जाएं, सो हमें एक पैरेलल ये काम भी करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे काम करना चाहिए। वो कंपनीज जो 30-30, 40-40 साल से पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को लीड कर रही हैं, उन्होंने कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। जब वो प्लांट लगा रहे थे तो उनसे एग्रीमेंट क्या था, सो क्या वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं। सो लोकलाइजेशन, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप सस्टेनेबल मॉडल रन कर सकें। वरना होता क्या है, यही हमने मल्टीपल फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो आज रीब्रांड कर रही हैं अपने आप को, हमने यही पास्ट में पाकिस्तान में देखी हैं, जो आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं, बिकॉज उनका कोई स्टेक नहीं लगा होता, उनकी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होती, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा होता जिसमें उनको कोई इम्पैक्ट हो। दे आर इट्स जस्ट एन असेंबलिंग यूनिट। सो वो आते हैं, असेंबल करते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, वो कल बंद कर देंगे। सो आपको पॉलिसी मेरे ख्याल में चेंज करनी चाहिए थोड़ा सा। एंड हम देख रहे हैं कि ट्रेंड मूविंग टूवर्ड्स EV व्हीकल्स एंड अदर्स, सो वो भी एक चेंज आ रहा है इंडस्ट्री में, जाहिर है। लेकिन EVs के साथ आपको ये नहीं लगता कि चलें आपकी लीड्स जो, अगर कराची की हम बात करें, डिफेंस क्लिफ्टन में रहते हैं, आप बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में भी लगा देंगे चार्जिंग पोर्ट्स, आप घरों में तो लगा ही सकते हैं क्योंकि आपको साथ में मिल रहा है चार्जर। हाउ आर यू गोइंग टू, बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर आप गाड़ी देखें कौन सी बिकती है पाकिस्तान में, ऑल्टो बिकती है, राइट। तो वो लोग जो छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहाँ असाइन पार्किंग्स नहीं होती, या जो बाहर खड़ी करते हैं अपनी गाड़ियाँ, वहाँ कैसे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी इन द कल्चर? इट माइट टेक ईयर्स फॉर EVs टू बिकम, यू नो। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा EV गाड़ियाँ जो हैं वो जिन कंट्रीज़ में चलती भी हैं, वहाँ पर भी यही सिचुएशन है। यानी अगर आप इफ़ यू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, कैलिफोर्निया विजिट करें, तो आपको EV गाड़ियाँ बेइंतहा नज़र आएंगी। ठीक है। द मोमेंट आप ऐसे काउंटीज़ में जाते हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग इंटरसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो गाड़ियों का रेशो कब नज़र आना शुरू होता है। वही सेम ये इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में सेटल होंगे। पाकिस्तान में हमने देखा कि अचानक से हमारे यहाँ CNG स्टेशन भी लगना शुरू हो गए थे ना, सो यू फाइंड एवरीवेयर एक CNG स्टेशन होता था और लोग उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेते थे। तो हम गैस बर्बाद कर रहे थे, आज हमने देखा उसका हालात क्या हो गए।
सो रादर देन गिविंग इट टू द इंडस्ट्री, हमने कहा चले आप रोडों पे ख़राब करें वो, ये इट्स अ पॉलिसी इशूज़ ना, जो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म में अच्छा आपको रिलीफ मिल जाएगा, मेरा इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आ जाएगा। तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि the allowance of 5 साल पुरानी गाड़ियाँ allowed into being imported in Pakistan is going to increase competition locally और incentivize करेगी हमारे local assemblers को कि वो ना सिर्फ assembling करें लेकिन manufacturing की तरफ आएं। Exactly. And then we can make our वो वाले exports even more competitive rather than being a routing zone. Exactly. So अगर आप आज हम देखें, हमारे पास ऐसे listed stocks मौजूद हैं जो कि जिन्होंने असेंबलिंग यूनिट लगाए, जिन्होंने अब काइंड ऑफ अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए सेल फोन्स के, नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज। ठीक है, सेम गोज विद द फार्मास्यूटिकल, दे आर कैप्चरिंग द मार्केट फॉर अफगानिस्तान, फॉर अफ्रीका, ताजिकिस्तान, ये जो पूरी बेल्ट है आप ये कैप्चर करते हैं। एक बहुत छोटा नंबर होगा मगर बहरहाल आप कर रहे हैं। सो अगेन हमने देखा है ऐसे फार्मास्यूटिकल भी जिन्होंने API मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू की, उनके स्टॉक्स हमने देखे, एकदम से एक रैली नज़र आ गई। सो ये लोकलाइजेशन इज़ नेक्स्ट थिंग। पाकिस्तान की आबादी को देखते हुए अगर आप नहीं जाएंगे तो हम हर 5 साल 10 साल बाद वही इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, GDP ग्रोथ दिखाएंगे और उसके बाद एक हम नए मैस में खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे लोग बात करना शुरू कर देते हैं कि आपकी 1% से नीचे इन्फ्लेशन आना शुरू हो गई है तो हो सकता है हमारे इंटरेस्ट रेट भी जो है हम 4-5% पे ले जाए। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। आप जब भी इस तरह का कोई स्टंट करते हैं, जब भी आपको लगता है कि हम इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी को GDP ग्रोथ दिखाएंगे और ये करेंगे, वो एक नया मैस खड़ा हो जाता है। हम फिर देखते हैं फिर एक इन्फ्लेशनरी क्राइसिस होता है, बूम बस्ट साइकिल में आ जाता है ना। हमें वो नहीं करना, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखनी चाहिए। टेक्निकली तो आज हमें ज़रूरत है 20 साल की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की, whosoever is on the चार्टर ऑफ इकोनॉमी। सो वो एक 25 साल की, आप चाइनीज पॉलिसी देखें, ये कुछ चीज़ें नहीं हिलाएंगे। चाइनीज पॉलिसी देखें ना, उन्होंने 50 साल पहले एक पॉलिसी बना दी थी, अब वो चेंज नहीं होती, वो तो रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, लोगों का। सो हम पॉलिसी बनाते हैं जितने दिन मैं अवेलेबल हूँ मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली, देन वी लीव द थिंग। सो लॉन्ग टर्म पॉलिसी आना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हो भी रही हैं, ऐसा नहीं है। पिछले दौरों में हमने बहुत हार्श डिसीजन देखे जिसका नतीजा शायद आवाम ने देखा भी होगा, इन्फ्लेशनरी क्राइसिस है, बहुत सारी चीज़ें थी। बट फिलहाल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बहुत ज़रूरी हैं। अगर डेफिनेटली सो स्टे विद अस, विल बी राइट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वी आर इन कन्वर्सेशन विद फरहान रिजवी। स्टे विद अस, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप एंड आई एम मशल खान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद फरहान रिजवी। तो फरहान, ये बताएं कि स्पेकुलेशन चल रही है, हम पहले बात भी कर रहे थे कि देयर इज़ सम कंसर्न कि शायद ये बजट आपकी ऑफ कोर्स पॉलिसी वाइज इन फेवर होगा, लेकिन फॉर जनरल परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड अवाम शायद इतना पॉजिटिव ना हो। So considering कि हम मैक्रो इकोनॉमिकली स्टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रिलेटिवली मच मोर स्टेबल देन वी वर मे बी 18 महीने पहले, वो सब कंसिडर करते हुए, कंसिडरिंग कि क्लियरली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द मिलिट्री फ्रंट, ऑल्सो हमारे इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आया है, तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर ये फेडरल बजट लोगों के इन फेवर में नहीं आता, हमें क्या लग रहा है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स यहाँ से किस तरफ जाएगा? Do we think this can start the movement toward a bear market? देखें, हम पहले तो बजट से बात करते हैं कि हम अपने टैक्स कलेक्शन टारगेट से पीछे हैं, so, उसके लिए ज़ाहिर नए टैक्स तो लगेंगे। सो बजट डेफिनेटली कोई टाइट, it'll be tight। वो कहते हैं, हमारे यहाँ बचपन सुनते हैं कि गरीब परवर बजट है और बहुत गरीबों का ख्याल रखा गया, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। सो टैक्सेस तो इम्पोज होंगे। हमने LSM की ग्रोथ में देखा कि काफ़ी ज़्यादा कमी थी, तो इन चीज़ों में थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा डेफिनेटली। मगर टॉकिंग अबाउट द मार्केट पे हम स्टिल वी आर नॉट ऑन द ट्रेडिंग ऑन द हायर साइड कि हम बहुत ओवर प्राइस ट्रेड कर रहे हों। अभी तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अर्निंग भी प्राइस्ड नहीं की है। सही है, अभी तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो शायद आ रही हैं। मार्केट में एक फेज़ आता है, साल में 1-2 दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास ट्रिगर्स नहीं होते। सही है कि एक तो हमने पिछले 1-1.5 हफ्ते में देखा कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी थी, चले वो ट्रिगर था। हमने देखा कि मार्केट जैसे ही क्रैश होना शुरू हुई तो एक
एक ऐसा इन्वेस्टर आता है मार्केट में जो इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी लेता है। मार्केट वापस वहीं पे आके कंसोलिडेट करना शुरू हो गई जहाँ से गिरना शुरू हुई थी। सो इसका मतलब मार्केट में लोगों का ट्रेंड तो बुलिश है। सो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स देखें, हम बैंक्स देखें, म्यूचुअल फंड्स देखें, सो ओवरऑल व्यू इज़ पॉजिटिव कि यार वैल्यूएशन तो है अभी भी स्टॉक्स में। भी हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर्स में, सीमेंट सेक्टर में दोबारा से एक पार्टिसिपेशन आना शुरू हुई, चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। सर्कुलर डेट पे अगर हम बात करें तो सर्कुलर डेट की जो टास्क फोर्स काम कर रही है, होपफुली वो सॉर्ट कर लेगी पावर साइड का, देन गैस सर्कुलर डेट के रेजोल्यूशन पे जाएंगे, तो डेवलपमेंट्स तो चल रही हैं। हो सकता है कंसोलिडेशन फेज हो। आई वुड नॉट से वुड बी अ बेयरिश फेज, क्योंकि बियरिश फेज क्या होगा, 10% नीचे आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक मिल रहा है, 15% नीचे मिल रहा है, तो यू फाइंड इट एज एन अपॉर्चुनिटी। हमारी पिछली बेयर मार्केट 30% डाउन आई थी। सो बियर मार्केट का मतलब यही है ना कि मार्केट में बिल्कुल होप्स खत्म हो जाएं, अर्निंग ग्रोथ खत्म हो जाए। तो मैं अर्निंग ग्रोथ तो किसी भी चीज़ में नहीं देख रहा। कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ तो आप पिछले 25 सालों की उठा लें, हमने ग्रोथ ही दिखाई है। सो वो ग्रोथ तो रहेगी। मार्केट में कंसोलिडेशन होगी, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपने आप को एग्जिट करे किसी और अपॉर्चुनिटी की तरफ। सो किसी और अपॉर्चुनिटी में जो एसेट क्लास पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं कर रही है फ़िलहाल, तो मुझे लगता है उन पर भी फ़िलहाल टैक्सेस रहेंगे, रियल एस्टेट है या दूसरे सेक्टर्स हैं। सो मुझे लगता है कि मार्केट में अगर करेक्शन आती भी है, दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी। बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होता मार्केट में। बुलिश ट्रेंड विल रिमेन इंटैक्ट। हो सकता है छोटी करेक्शंस आए मार्केट में, वो आई थिंक मार्केट के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। आपको पता होता है कि वो इन्वेस्टर जो शायद आपको आपकी किसी स्टॉक प्राइस को नई जो है वो एक्सप्लोर नहीं करने दे रहा प्राइस को, तो वो मार्केट में अप डाउन आना चाहिए, ज़रूरी होता है। Okay, so अभी keeping in line with the federal budget conversation that we're having, आपको क्या लग रहा है अभी कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई डिफरेंस आएगा? देखिए अभी तक तो सर र्यूमर्स ही हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि कुछ इस पे भी हो सकता है कि पर्टिकुलरली कैपिटल गेन टैक्स में उनके लिए वो जो नॉन फाइलर्स हों। सो अभी सिर्फ बात है, पिछली दफ़ा हुआ था और फिर लोगों ने अपने फंड्स पुल आउट करना शुरू हो गए थे, फिर उन्होंने वापस रिवर्स कर दिया। सो ऐसा ही है, शायद हो सकता है कि कैपिटल गेन टैक्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हों, कुछ नए टैक्सेस इम्पोज हो जाएं, मगर मुझे बहुत मैसिव किस्म का चेंज नहीं नज़र आता उस टैक्स ब्रैकेट में। सो आई थिंक फेयर इनफ जो अभी लगा हुआ है वो कराना, वो मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। वो मार्केट वो चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे और इससे ज़्यादा आप टैक्सेस पे जाएंगे, सो वो मार्केट में उन लोगों के लिए काफ़ी ख़राब हो जाएगा जो मार्केट में डेली बेसिस पे काम करना था। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, उसको 25 साल से 15 साल के लिए स्टॉक लिया, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि जब बजट आएगा तो कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे इस चीज़ से? देखिए LSM पे तो टैक्सेस लगते हैं, तो फिलहाल मुझे लगता है कि ओवरऑल सारे ही सेक्टर जो LSM रिलेटेड हैं वो एक इम्पैक्ट लेंगे, नेगेटिव होगा उनके लिए। तो हमने उनमें बीच में रैली भी देखी थी इसमें कि कोई रियल एस्टेट सेक्टर का कोई रिलीफ पैकेज आ रहा है, XYZ कुछ और आ रहा है। Oh, I'm sick of all of this relief that's सो रिलीफ पैकेज इज लाइक वो जो आप एमनेस्टी स्कीम देते हैं ना, इसी तरह का होता है वो रिलीफ पैकेज। वो किसी सेक्टर को या तो आप ड्रिप लगा के जिंदा रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो आर्टिफिशियली आप जब भी किसी चीज़ को जिंदा रखेंगे वो चीज़ें ख़राब होंगी। सो आप उसको नेचुरली एडजस्ट होने दें। तो मुझे एक चीज़ बताएं, हमारी रियल एस्टेट साइड पे अगर हम कराची में डिफेंस की बात करें फॉर एग्जांपल, राइट, तो आपका एक नॉर्मल 500 गज का जो घर है उसकी फेयर वैल्यूएशन जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होती है वो क्या कोई 4.5-5 करोड़ रुपए है, राइट, ऐसा ही है। लेकिन अब बाकी के जो 7-8-10 करोड़ होते हैं वो आते हैं ब्लैक में। तो मुझे बताएं कि ये जो क्लियरली रियल एस्टेट में आपकी जो ग्रे इकॉनमी है, इट्स एटलीस्ट 150 या 200% ऑफ आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। इसको रोकने के लिए लाइक व्हाट कैन इवन बी डन? हाउ विल यू स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग दैट? आई थिंक परसेंटेज इज मच मोर हायर व्हाट यू हैव जस्ट मेंशन, बट इसको रोकने का तरीका एक ही है, जैसे हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया। एक बहुत बड़ा वो था जिसमें हम देखते थे कि गाड़ी जब आप बुक कर लेते थे देन आप किसी और को बेच देते थे। So, उसके लिए एक लीगल प्रोसेस का कंप्यूटराइज्ड होना, तमाम चीज़ों का होना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी कंप्यूटराइज्ड, शुड बी सेंट्रलाइज्ड,
इसी तरह आप ट्रैक कर सकते हैं। So basically digitalization of all of these processes. And the more लेकिन how will you stop people के मतलब कोई बंदा कहे ठीक है वहाँ तुम 4.5-5 करोड़ कर दो और बाकी के 7-8 ना मुझे दे देना इस तरह। So वो then here comes where you do the KYC. So amen. So आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप जाएं अकाउंट खोलें, ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खोलें तो आप KYC करते हैं ना, क्लाइंट की नेटवर्थ चेक करते हैं। देन आपको एक होता है यार कि क्लाइंट 25 मिलियन की ट्रेड कर सकता था, हाउ कैन ही इज मैनेजिंग 100 मिलियन रुपए की ट्रेड, 500 मिलियन रुपए की ट्रेड। लोगों के पास तो बहुत तरीके हैं। सो देयर आर वेज ऑब्वियसली, तो वो तो दुनिया भर में ही है, बट उसको कंट्रोल करने के लिए हमें पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। देखें सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। प्रॉब्लम है जो लोग पॉलिसीज क्रिएट करते हैं इन पॉलिसीज के ना होने से उन्हीं को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। सो अगेन वो पॉलिसी उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की जाती है जब तक आप बैठे होते हैं, वो इट्स नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, 25-30 साल के लिए नहीं होती, जो हम बात कर रहे थे। सो जब आप पॉलिसी को कस्टमाइज पर्सनलाइज कर लेंगे तो होगा थोड़ा सा इशू, बट इट विल डेफिनेटली ये सब भी टेक्सनेट में आ ही जाएगा। जिस तरह की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं, हमने पिछले 2-3 सालों में देखा कि ये जो अचानक से होता था हमारे यहाँ कुछ भी करना हो, चलो यार रियल एस्टेट में पैसे तो डबल हो ही जाएंगे। अब नाउ पीपल आर रियलाइजिंग यार एसेट क्लास तो और भी हो सकती हैं, स्टॉक मार्केट भी है, बाकी जगहें भी हैं। सो इस एसेट क्लास में जो इनसेन रैलीज थी वो अब आपको लगता है थोड़ा नॉर्मलाइज होने जा रही हैं। वैसे रियल एस्टेट सेक्टर को समझने के लिए हमें ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को अब रियलाइज़ करना चाहिए कि ये सेक्टर जो है ना वो आपकी बहुत सारी ग्रे एरियाज़ को कवर करता है। सो आई थिंक इस पे पॉलिसीज़ लाने में भी थोड़ा सा लोगों को एक वो हेजिटेंट होते हैं कि यार होगा क्या उसके बाद, बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। ठीक है। सो अभी व्हाट इज़ समथिंग जो आप चाहते हैं कि हमारी एक्विटी साइड पे जो हमारे इन्वेस्टर्स जो इतने फिकल हैं, राइट, देयर इज़ वन बिग इशू जो मैंने स्पॉट किया है। एंड एक्चुअली मैं जब भी बैंक जाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा तीली करती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि बैंकर मुझे क्या कहेगा। तो मैंने जब भी बैंक जाके वो मुझसे पूछते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स ये वो, तो मैं बोलती हूँ जी आई एम 100% एक्विटी। ओहो वो तो बहुत रिस्की है और अभी तो वो बहुत नीचे आया हुआ है, तो अभी बीच में जब 103 पे गिरा था, 103,000 पॉइंट्स, वो तो बड़ा नीचे गिरा हुआ है। अच्छा तो फिर कब इन्वेस्ट करना चाहिए आपको एक्विटीज़ में? नहीं, जब मार्केट चल रही होती है तब इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे गिरवान से पकड़ लेती उस औरत को और बोलती कि आप ये एडवाइस देती हैं। सो बैंकर्स अब नेचुरली हम सब एक बिजनेस मॉडल चला रहे हैं, राइट? योर थिंग इज़ टू सेल एक्विटीज़, माई थिंग इज़ टू पिच पीपल टू कम टूवर्ड द म्यूचुअल फंड्स। वो मेरा होता है कि मैं लोगों को इनकरेज करती हूँ कि आपको अगर वेल्थ बिल्ड करनी है तो आप एक्विटीज़ में ही कर सकते हैं, फिक्स्ड इनकम आपको वेल्थ नहीं जनरेट करके दे सकती है, वो सिर्फ आपकी वैल्यू रिटेन करेगी। लेकिन बैंकर्स ना मैं एक ईवल लाइट में देखती हूँ उन्हें, आई फाइंड देम अ लिटिल नेगेटिव एंड लिटिल ईवल, चाहे वो मेरा व्यू है अकेले, बट वो हमेशा इंश्योरेंस पे पुश करते हैं बिकॉज इंश्योरेंस में भी कमीशन स्प्लिट ज़्यादा होती है। म्यूचुअल फंड साइड पे क्या उनको 1.5% मैनेजमेंट फ़ी में से उनको 0.5% मिल जाएगा, राइट, वो भी साल में एक दफ़ा। तो व्हाट कैन बी डन कि इन बैंकर्स को समझाया जाए कि प्लीज़ आप लोगों को सही गाइड किया करें, आप उनको अपने उसमें ना किया करें। सो यू आर टॉकिंग अबाउट के जो पाकिस्तान के मासेस का एक परसेप्शन बन गया है ना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का, सो वो मिथ को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। सो what we actually do, we actually put money in saving certificates और XYZ किसी प्रोडक्ट में लगाते हैं विदाउट रीडिंग दिस सिचुएशन कि हमें इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, हम वो स्टडी नहीं करते ना, बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस टू द इन्वेस्टर। सो दैट लीड यू टूवर्ड्स दिस कि आज हम कहते हैं कि सर आप करंट अकाउंट खोल रहे हैं, वो जो आपका आइडल पैसा पड़ा है उसकी डीवैल्यूएशन का कौन जिम्मेदार होगा, उसकी अपॉर्चुनिटी लॉस कौन देखेगा, उनको खुद नहीं पता, मासेस को इसकी अवेयरनेस नहीं है बेसिकली। लेकिन आपके बैंकर्स को भी अवेयरनेस नहीं है। सही, आई थिंक अवेयरनेस से ज़्यादा इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर देम ना। नहीं, आई टेल यू व्हाट, मुझे लगता है जो लोग किताबों से पढ़ के आते हैं ना और रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं देखते।
अगर मैं फॉर एग्जांपल द रीज़न आई थिंक कि मेरी एक्विटीज़ की ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्रॉम अदर पीपल इज़ बिकॉज मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं बिकॉज एज अ रिटेल इन्वेस्टर एंटर हुई थी, मुझे पता है कि वो कौन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्या मसले हैं, आपकी KYC कितनी मुश्किल है, व्हाट इट फील्स लाइक जब आपके पैसे नीचे जाते हैं। पढ़ते तो हम हैं कि इन्वेस्टर पैनिक कर जाता है, इन्वेस्टर हैज़ अ पैनिकी नेचर, लेकिन रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन आपको उसकी नहीं फील होती। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ प्रीरेक्विजिट कि भाई यू हैव टू एलोकेट सर्टेन परसेंटेज इनटू योर इन्वेस्टमेंट्स टू लर्न अबाउट। यहाँ हेयर कम्स द पॉलिसी मैटर्स। आप अगर टैक्स इंसेंटिवाइज करें लोगों को, उनको बताएं कि आपका एक सर्टेन पोर्शन एक्विटी में जाएगा या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जाएगा या पर्टिकुलरली स्टॉक्स ले लेंगे तो हम डेफिनेटली आपको टैक्स एग्जेम्पशंस करेंगे, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स होंगे। टैक्स एग्जेम्पशन एक होती थी ना ऑन म्यूचुअल फंड्स, जी होती थी, वो खत्म हो गई। सो वो ये इट्स फॉर द इन्वेस्टर अवेयरनेस। लोग इसको टैक्स ट्रीटी समझते थे, यार टैक्स बचा लेंगे, मनी मार्केट फंड में डाल देंगे। एक्सपोजर इक्विटी साइड पे होना चाहिए ताकि वो अगर आपने टैक्स एग्जेम्पशन लेनी है तो वो कैपिटल गेन करेगा तो डेफिनेटली आपको टैक्स दे देगा। बट ये है पॉलिसी इशू जिसमें लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस का एक फुकदान है जो हम देखते हैं हर जगह। Well, Farhan, thank you so much for being with us once again. That brings us to the end of our show. As usual, time का पता नहीं चला जब तक उन्होंने मुझे कान में नहीं बोला था कि माशाल्लाह closing का time हो गया. So I appreciate you being with us, and it's always so nice to have someone जो equity से bullish होता है. Thank you. And आप लोगों से मैं मिलूंगी कल सुबह 11 बजे on the Inside Scoop. So take care of yourselves and खुदा हाफिज़.